नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भाई सभी लोग जल्दी-जल्दी से इस क्लास में आ जाइएगा और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो वर्ब चैप्टर की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और बढ़िया तरीके से मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस कराए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम लोग 65 तक कर चुके हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 66 है जो कि पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आज का आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बहुत आराम से चीजों को समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। ये सीजीएल टीयर 2 यानी कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, दे आपका सब्जेक्ट है, मेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, लेकिन आगे देखो हर, और फिर कह रहा है एज द चेयरपर्सन। तो मेरे प्यारे साथी अगर हम बात करें, यहां पे एज द चेयरपर्सन नहीं होगा, क्योंकि मेड जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये बताना होगा ना कि आपने क्या बनाया है, किसे। तो यहां पे अगर हम बात करें, उसे बनाया, क्या बनाया, चेयरपर्सन बनाया। तो यहां पे प्रेपोजिशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है बीच में, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप सीधे बता देंगे कि भैया जी हमने उसे चेयरपर्सन बना दिया है बैंक का। तो यहां पे गड़बड़ ये हो गई कि यहां पे एज प्रेपोजिशन लगा रखी है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर किस वाले पार्ट में है भाई? बी वाले पार्ट में है, क्योंकि एज नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे, केवल आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जानकारी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ये भी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन आंसर देगा आपको। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है एवरीबडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस सून इन द पार्टी। क्वेश्चन जब आप चेक करोगे तो एवरीबडी एक कंपाउंड प्रोनाउन है, और मैंने आपको बताया था जितने भी कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। मैंने कहा था इज आर एम वॉज बर बी की फॉर्म्स होती हैं, तो इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो या थर्ड फॉर्म लगा दो, दोनों ही आ जाती हैं। तो यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। टू इन्फिनेटिव है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेदर कंजंक्शन है, उसके बाद एक नई क्लाउज शुरू हो रही है जहां द न्यू लीडरशिप हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें हैज इफेक्ट, ये वर्ब वाला पार्ट है, और ये सम चेंजेस जो दे रखा है अपने आप में, ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये इन प्रेपो है, और उसके बाद द पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ जब आप नोटिस करोगे तो आपको यहां देखने को मिलेगी। क्या गड़बड़ है भाई? देखो, दो वर्ड होते हैं आपके, एक तो इफेक्ट होता है और एक मेरे प्यारे साथी अफेक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, ये जो इफेक्ट वर्ड होता है ये आपका नाउन होता है, और जो अफेक्ट होता है ये आपका वर्ब होता है। अब आप मुझे देखकर बताओ यहां पर क्या लगाया गया है, तो आप कहेंगे भैया जी यहां तो इफेक्ट लगाया गया है। इफेक्ट क्या होता है जी? नाउन होता है। तो आप मुझे बताइए, हैज, हैव, हैड, ये तीनों की तीनों हैं, तो इनके बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी? तो आप कहेंगे भैया जी मेन वर्ब आएगी ना, क्योंकि हम उसके बता रहे हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा उन चीज पे। तो हमें यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो नाउन लगा रखा है। तो ये चीज गलत हो गई, यहाँ नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगी। अब वर्ब अफेक्ट होती है तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये एक रेगुलर टाइप की वर्ब होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं? ईडी लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा, यहाँ इफेक्ट लगा रखा है, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा, ये ठीक है, अफेक्टेड हो जाएगा। तो कहां पे आंसर है भाई? सी वाले पार्ट में। बस बेसिक सी गलती थी, यहां पे आपको वर्ब चाहिए थी बट नाउन लगा के दे रखा था। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा है ना, चीजें सेम प्रोनाउंस होती हैं तो उनमें क्या होता है, वो हमें ऐसा लगता है जैसे सेम ही काम करेंगी, तो वो चीजें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, उनके अंदर क्लियरली डिफरेंस करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 68 है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आराम से आंसर करेंगे और आज की क्लास में हम सारी चीजें खत्म कर लेंगे, ठीक है।
कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में खत्म कर लें, अगर आज नहीं होंगी तो हम एक क्लास आगे भी बढ़ा देंगे, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टोए बाय अ पॉइजनस स्नेक। सीजीएल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान से करेंगे तभी समझ में आएगा। देखो ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते के दौरान, ही वॉज बाइटेड उसको काट लिया गया, ऑन हिज टोए, टोए मतलब होता है अंगूठा, अंगूठे में, बाय अ पॉइजनस स्नेक एक जहरीले सांप के द्वारा। तो एक जहरीले सांप ने क्या किया, उसके अंगूठे में काट लिया। तो मेरे प्यारे साथी आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, वॉज यहां पे बी की फॉर्म है, और आपको बताया गया था कि बी की फॉर्म के बाद में आपको थर्ड फॉर्म या आईएनजी लगानी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है। यहां पे वैसे देखोगे ना तो आपको थर्ड फॉर्म लगा के दे रखी है, लेकिन मैंने अभी नहीं कहा कि इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं होती तो एग्जामिनर नो एरर ऑप्शन देता, लेकिन उसने नहीं दिया है, मतलब गलती है। अब देखो ही के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल ठीक है। बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी चाहिए, एग्जामिनर ने लगाई है और आपकी नजरों में धूल झोंकने की कोशिश की है। कैसे? आपको बताया था मैंने कि जो वर्ब होती हैं वो दो प्रकार में बांट दी जाती हैं, एक तो रेगुलर वर्ब्स और एक इररेगुलर वर्ब्स। बताया था मैंने, कहा था रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी फॉर्म्स याद करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए। कैसे? भाई फर्स्ट फॉर्म उनकी जो होती है सो तो रहती है अपने आप में, लेकिन जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी बना के, ईडी लगा के ऐड कर दो, ईडी ऐड कर दो तो थर्ड फॉर्म या आपकी सेकंड बन जाती है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। इसमें दो कैटेगरी तो मैं आपको अक्सर बताते रहता हूं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी निकल के आई थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें ऐसा होता है, या तो तीनों फॉर्म सेम हो जाएंगी या तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाएंगी, या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपकी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म सेम हो जाएगी, थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाएगी। या कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कम के साथ होता है। कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म केम हो जाती है। तो तीन टाइप इसके बनते हैं मेनली इरेगुलर वर्ब्स के। तो इनको ना याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर इनसे प्रश्न बना लेता है कई बार। अब आप यहां पे देखो ना, इसी से तो प्रश्न बनाया है। अब आपको लग रहा है कि ये बाइटेड करके दे दिया, थर्ड फॉर्म लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है, बट यहीं पर गलती है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये एक इरेगुलर टाइप की वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म बाइट होती है, सेकेंड फॉर्म विट होती है, और थर्ड फॉर्म वाइटन होती है, ये वाली। समझ रहे हो? ये होती हैं इसकी तीनों फॉर्म। समझ पा रहे हो ना? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म ये होती हैं इसकी। अब आपको थर्ड चाहिए तो आपको ये वाली लगानी थी, बट एग्जामिनर ने ईडी लगा के इसको रेगुलर वर्ब की तरह ट्रीट किया, तो गलत हो गया भाई। तो यहां पे किस पार्ट में गड़बड़ है? बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। समझ में आ गई वाली बात? बी वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच सी वाज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। भाई जैसा कि उसने बहुत ही भारी खाना खा लिया है, भारी खाने का मतलब है जब हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे मतलब हमारा पेट जो है वो बहुत ज्यादा भर जाए, तो अब जो है वो बिल्कुल एक फल भी नहीं खा सकती, मतलब इतना ज्यादा उसका पेट भर गया है कि अब वो एक फल भी नहीं खा सकती, बिल्कुल पेट फुल हो गया उसका। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एडवांस, जो वर्ब एडवांस आपका पार्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जाना लाजमी है, पूछ सकता है बहुत आसानी से। अब याद करो, वर्ब एडवांस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, पार्टिसिपल। क्या याद है आपको? पार्टिसिपल मैंने बताया था, ये वर्ब एडवांस का पार्ट होता है, पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था वहां पे। और मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जो तीनों होते हैं ये कैसे होते हैं? तो देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है मेरे भाई? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
सभी के परफेक्टली यूजेस भी मैंने आपको बता रखे हैं। जब किसी पास्ट के ऐसे इवेंट को दिखाना हो जो कि कंप्लीट हो गया हो, तो उस केस में आपको क्या लगाना होता है, पास्ट पार्टिसिपल लगाना होता है, और ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, जब कोई ऐसा इवेंट जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो, जैसे मैंने कहा द वर्निंग कार, द स्पीडिंग कार, तो स्पीडिंग कार का मतलब है तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार। द बर्निंग हाउस, इसका मतलब है जलता हुआ घर, यानी वो प्रेजेंट में जल रहा है। तो ऐसा इवेंट जिसे दिखाने के लिए हम, मतलब प्रेजेंट के किसी इवेंट को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेते हैं एज एन एडजेक्टिव। कैसे? एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह। समझ में आ गई बात। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है जब दो एक्शन के बीच में बिल्कुल भी टाइम डिफरेंस नहीं होता, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन जब दो एक्शन के बीच में टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो उस केस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। परफेक्ट मतलब एक काम हो गया, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। हालांकि केवल आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता होता कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। यहां पे देखो हैविंग लगाया हुआ है। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए क्या आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी यहां पे? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, यहां पे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो टेकिंग नहीं होना चाहिए था, टेकन होना चाहिए था, तभी तो बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो अब उसने देखो यहां पे कैसे हमने ये लगाया, हमने ये ऐसे लगा दिया क्योंकि भाई उसने ज्यादा खाना ले लिया था, ज्यादा हैवी खाना खा लिया था, अब वो एक भी फ्रूट नहीं खा सकती थी उस टाइम पे। तो यहां पे ये वाला काम फिनिश हो गया, उसके बाद ये वाली बात कही गई, ये वाला काम फिनिश हो गया था। तो इसी वजह से इस वाले और इस वाले काम के बीच में ना टाइम डिफरेंस था, और टाइम डिफरेंस का मतलब है कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना था। अगर एग्जामिनर यहां पे ऐसे कर देता ना, जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच, शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, तब भी बात गलत हो जाती, क्योंकि दोनों ही एक्शन के बीच में टाइम डिफरेंस है। और टाइम डिफरेंस होने का मतलब है कि यहां पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना था। तो यहां पे टेकन नहीं होगा, टेकन होगा। ठीक है भाई। किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? ये रही बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएंगे भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, सीपीओ में पूछा गया था। क्वेश्चन को करिए जल्दी से, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स, यानी लैंड लेडी ने मुझसे करवाया 3 बार डिजाइन चेंज करवाया किचन का। तो आप मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं कि आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है? क्वेश्चन पढ़िए। द लैंड लेडी आपका सब्जेक्ट है, मेड आपकी वर्ब दे रखी है जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, मी आपका ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग आपकी एक और वर्ब आपको लगा के दे रखी है, द डिजाइन आपका मेरे भाई एक और ऑब्जेक्ट दे रखा है, और यहां पे ऑफ प्रेपो दे रखी है, फिर द किचन उसका ऑब्जेक्ट है। 3 टाइम्स मेरे भाई बता रखा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ ऑफन, कोई चीज कितनी बार हुई है। तो ये 3 टाइम्स क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। अब यहां पे मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, मेरे प्यारे साथी, आप मुझे देखकर बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा है देखने में? आसान तब लगेगा जब आपको वर्ब एडवांस वाला पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें आपको कॉजेटिव वर्ब नाम से एक टॉपिक कराया जाता है, जिसमें बढ़िया तरीके से बताया जाता है कि कॉजेटिव वर्ब कैसे काम करती हैं। उसमें मैंने आपको 3 कॉजेटिव वर्ब बताई थी जिनसे रिलेटेड एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। एक तो मेरे प्यारे साथी गेट और हैव, और एक मैंने आपको बताई थी मेक। अब जरा मुझे देखकर बताओ, इन तीनों में से यहां कौन सी आपको नजर आ रही है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी मेड, यानी कि मेक हमें यहां पे एज अ पॉजिटिव वर्ब नजर आ रही है। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, बहुत अच्छे से बैच में पढ़ाया हुआ है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने उसके अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी मेक आपकी पॉजिटिव वर्ब का काम करेगी, तो उस केस में जो आप मेन एक्शन लिखेंगे वो मेरे प्यारे साथी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। ये बेसिक सा पॉइंट था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। सेम इसी प्रकार से जब गेट और हैव आपकी उसका काम करती हैं पॉजिटिव वर्ब का, तो इनके बाद जब आप मेन एक्शन लिखेंगे तो वो किस में लिखी जाएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखी जाएगी। अगर आपको इतना बात याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो भी पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जगह पे चाहे एग्जामिनर और कुछ भी लगा के दे, पॉसिबल ही नहीं है।
तो मेरे प्यारे साथी जरा मुझे देखकर बताओ यहां पर एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो, मेड आपकी क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है, और मैंने आपको बताया था कि कॉजेटिव वर्ब में जो मेड होती है ये आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन जो इसमें मेन वर्ब होती है आपकी, वो आपकी फिक्स होती है। कैसी? कि भाई मेड अगर आपकी कॉजेटिव वर्ब है तो फिर ये आपको किस में रखनी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में रखनी होगी। लेकिन यहां पे आपको कौन सी रख के दे दी, आईएनजी। तो ये तो गलत हो गया भाई, ये जो आईएनजी में लगा के दे दी है ये तो गलत हो गया। तो इसकी जगह चेंजिंग नहीं आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा भाई? चेंज आएगा, चेंज। ठीक है, चेंज आएगा। कहां गड़बड़ है? सी वाले पार्ट में। समझ रहे हो ना? बच्चों को लगता है कि पॉजिटिव वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन पूछती ही नहीं है एसएससी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समझ लो भाई, एसएससी का चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पॉजिटिव वर्ब वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछती है एसएससी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जरा इसका आंसर करो। कह रहा है ही आस्क्ड फ्रॉम मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन अ करियर इन मॉडलिंग। तो क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, फ्रॉम प्रैपो है, और मी उसका ऑब्जेक्ट है। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गड़बड़ तो इतने में ही मिल गई। कैसे भैया जी, कैसे मिल गई? देखो, गड़बड़ यहां पे ये है कि यहां पे कह रहा है आस्क्ड फ्रॉम मी, हिंदी निकालोगे तो फंस जाओगे। आपको लगेगा कि उसने मुझसे पूछा, तो से की हिंदी कई बार बच्चे फ्रॉम निकाल लेते हैं और उनको लगता है कि ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, आस्क जो वर्ब होती है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और वो अपना ऑब्जेक्ट अपने बाद तुरंत लेगी, उसको कोई प्रैपो की आवश्यकता नहीं है। यहां पे समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे आस्क के बाद में जो ये आप फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा रखे हो, ये गलत है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बोलेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, ना कि आस्क्ड फ्रॉम मी, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप ये मान के ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो ये आस्क होती है क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है भाई, ए पार्ट में आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 72। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट मीट। बताइए भैया, इसमें क्या गड़बड़ नजर आ रही है? तो क्वेश्चन को बेसिक से चेक करो। द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट दे रखा है, रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। और रिक्वेस्टेड जो होती है वो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि किससे रिक्वेस्ट की। तो टू हुम, किससे रिक्वेस्ट की। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू समबडी, तो किससे? चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट की। क्या करने को? टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट मीट, यानी स्पोर्ट मीटिंग को शुरू करने की। अब यहां पे मैं आपको गड़बड़ बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सी है। अगर आप चेक करोगे तो आपको यहां तक कोई गड़बड़ देखने को नहीं मिलेगी। जो गड़बड़ देखने को मिलेगी वो इतने वाले पार्ट में है। क्या गड़बड़ है भैया जी? देखो, द आपका आर्टिकल है, स्पोर्ट्स यहां पे आपका एडजेक्टिव दे रखा है, और यहां पे जो मीट है ये आपका नाउन दे रखा है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर अगर हम बात करें तो मीट आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये वर्ब होता है, ये नाउन नहीं होता। नाउन अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है हमेशा, वो होती है मीटिंग। मीटिंग आपका नाउन होता है, जो कि जीरंड होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब आप मीट बोलेंगे तो ये वर्ब होगा केवल, ये आपका नाउन है और ये आपकी वर्ब है। तो आपको यहां पे क्या चाहिए था? नाउन चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दे दी? वर्ब। तो गलत हो गई भाई, क्योंकि द आर्टिकल है तो ये तो अपने लिए अपना नाउन ही लेगा, लेकिन यहां पे वर्ब लगा के दे रखी है, तो ये गड़बड़ हो गई बात। हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो यहां पे जो ये मीट कर रखा है ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? मीटिंग आएगा। इसकी जगह क्या आएगा? मीटिंग आएगा, तब बात ठीक बनेगी। ठीक है भाई, मीटिंग आएगा इसकी जगह। बाकी ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सीएचएसएल में पूछा गया है, क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, बाकी आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मेन सब्जेक्ट कौन है? डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। आगे आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था हैज, हैव, हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे वो किस में लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे। क्या लगा रखी है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ये तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। तो क्या ये आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब गलती मिल गई है, यही गलती है। तो यहां प्रपोज नहीं आएगा, प्रपोज्ड आएगा। किस पार्ट में गड़बड़ दे रखी है भाई? ये गड़बड़ दे रखी है बी पार्ट में। इसकी जगह पे भाई क्या आ जाएगा? प्रपोज आ जाएगा। तो इसको ठीक कर दो भाई, प्रपोज्ड कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एवरीथिंग एक कंपाउंड प्रोनाउन दे रखा है। सीधे सीधे बार बार कई बार बात बता चुका हूं कि कंपाउंड प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर ही एक्ट करते हैं। तो यहां पे एवरीथिंग एक कंपाउंड प्रोनाउन है, सिंगुलर एक्ट करेगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। हैज लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या बताया था, पीछे भी बताया अभी, कि हैज, हैव, हैड, ये कभी भी अगर आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म में आएगी। या आप और भी कोई फॉर्म नहीं लगा सकते, केवल केवल थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए एग्जामिनर ने क्या लगा रखी है? तो आप कहेंगे बीकेम। बीकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या ये आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती, आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स के अंदर एक टाइप ये भी होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है ना जिनकी फर्स्ट फॉर्म और मेरे प्यारे साथी थर्ड फॉर्म ये दोनों तो सेम होती है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है वो अलग हो जाती है। अलग मतलब डिफरेंट, अलग मतलब डिफरेंट। बाकी फर्स्ट फॉर्म और आपकी ये थर्ड फॉर्म ये सेम सेम हो जाती है। तो ऐसी भी कैटेगरी होती है आपकी। तो फिलहाल यहाँ पे बीकेम नहीं होगा, बीकम होगा। क्या होगा भाई? बीकम होगा, बीकम। ठीक है, बीकम होगा यहाँ पे। बी पार्ट में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 75। इसका आंसर करो तो जरा। क्वेश्चन बढ़िया है और ये एरर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो क्वेश्चन आगे पढ़ो। कह रहा है द जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन हैज विड्रू द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे द जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि गड़बड़ यहीं पे है। आप मुझे बताओ, अभी पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर लगातार मैं एक ही बात बता रहा हूं कि भाई अगर हैज, हैव और आपका हैड ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होंगे तो इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे ना वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर लगा रखी है? तो भाई हैज के बाद आपको थर्ड फॉर्म चाहिए थी यहां, लेकिन यहां कौन सी लगा रखी है भाई? तो आप कहेंगे विड्रू मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना, अगर आपको विड्रॉ की फॉर्म याद करनी है तो आप केवल ड्रॉ की फॉर्म याद रख लीजिए, विड्रॉ की अपने आप याद हो जाएंगी। तो मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं कि इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रू आपकी सेकंड फॉर्म होती है और ड्रॉन आपकी थर्ड फॉर्म होती है। अब यहीं से अगर आपको विड्रॉ की याद करनी है तो बस इससे पहले विद लगा देना, आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं, ये मेरे प्यारे साथी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये वाली थर्ड फॉर्म है। तो फिलहाल आप मुझे बताइए आपको यहां कौन सी चाहिए थी? तो आप कहेंगे भैया जी थर्ड फॉर्म चाहिए थी, मतलब ये वाली फॉर्म। तो ये हमारा आंसर होगी, ना कि ये। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? बाकी विद लगाना मत भूलना, मैंने कहा विदड्रॉ की फॉर्म चाहिए। मैंने आपको याद करने के लिए ड्रॉ वाली फॉर्म्स लिख के बता दी ताकि आप इसको आसानी से याद रख पाए। तो यहां विदड्रू नहीं होगा, विदड्रॉन होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। सी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे और मेरे प्यारे साथी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को करते समय मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए चलना है। दूसरी चीज, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है मुझे एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय भी लग जाए, लेकिन आप जब क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो मैं ये बात बहुत आसानी से कह सकता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन पे 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर लोगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे चीजों के। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन वैसे मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हो जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर वैसे तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन इसको स्पेशली पढ़ते हैं हम लोग। तो मॉडल वर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मॉडल वर्ब का है। आप नॉर्मली अगर इसको चेक करोगे तो आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी ही नहीं। आपको लगेगा क्या ये पास्टा बॉल आप मुझे पास करेंगे, तो आप फ्यूचर में इसको देख पा रहे होंगे तो इसलिए फ्यूचर एक्शन यहाँ पे बनाया है, और आपको लगेगा कि यार ये ठीक है, यू शैल पास, बिल्कुल ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे हो सकता है ये वाली गलती निकाल के बैठे, अगर बॉब की तरीके से वो इनको नॉर्मल लेके चलेंगे तो कई सारे बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भैया जी आपने बताया था आई और बी के साथ जो हम नॉर्मली लगाते हैं वो सेल लगाते हैं, और आपका बाकी जो अदर्स जो भी बच गए चाहे वो यू हो या कोई थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम लोग बिल लगाते हैं। अब कई बच्चे ये देखेंगे कि भैया जी यहाँ तो यू के साथ सेल लगा रखा है तो ये तो गलत हो गई चीज, तो हम यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। चलो मान लिया आपने ठीक कर दिया, ये तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन और क्या करें फिर, और क्या लगाया जा सकता है। देखो यहां पे मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त सी बात बताऊंगा। यहां पे देखो, सेल पास यू बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ये स्ट्रक्चर होता है। पर यहां स्ट्रक्चर गलत कर दिया, ऑप्शन खत्म हो गया। यहां पे कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आप जानते हो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन यहां आईएनजी वाली लगा दी, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी, यहां पे आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो है सेल यू पास, तो ये चीज भी गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब के थ्रू ना जब हम किसी चीज से कोई, किसी पर्सन से कोई चीज मांगते हैं या कोई काम कराने के लिए कहते हैं, तो फॉर्मल वे में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मल वे में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब आप क्या करते हैं, जैसे आपको कुड लगा दिया या मे लगा दिया, ये चीजें होती हैं फॉर्मली वे के लिए। लेकिन जब इनफॉर्मली लाइक अपनी फैमिलीज के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा क्या आप मेरे लिए ये पास्ता बॉल पास कर सकते हैं, कैन यू प्लीज पास मी द पास्ता बॉल, ऐसे करके बोलते ना। तो कैन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब हम इनफॉर्मल वे में चाहें, और कुड से करेंगे तो ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा। हालांकि कुड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे पासिंग था इस वजह से ये गलत हुआ। तो आंसर तो इसका ये वाला भी अगर बच्चे लगा रहे होंगे नो इंप्रूवमेंट तो वो भी गलत हो जाएगा। कैन यू पास वाला जो बच्चे आंसर लगाए होंगे वो राइट हो जाएंगे। और क्यों राइट हो जाएंगे पता है, क्योंकि जिस बच्चे ने मॉडल वर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, एक एक मॉडल वर्ब की जानकारी जिसे बहुत अच्छे से होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकता था। बाकी बच्चे फंस जाते क्योंकि उन्हें लगता सैल्यू पास बिल्कुल अपने आप में ठीक है, तो कई सारे बच्चे हो सकता है इसका नो इंप्रूवमेंट लगा देते, लेकिन नो इंप्रूवमेंट नहीं, इसका आंसर बी वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल जो इनफॉर्मल वे होता है अपना फैमिली वगैरह के बीच में, वहां पे बात हो रही है एक तरीके से इनफॉर्मल वे में। तो इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करने के लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करो। यहां पे आपको ये वाला पार्ट इंप्रूव करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एन इमेंस क्राउड हैड गैदर टू विटनेस दिस सेरेमनी, तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है इस सेरेमनी के गवाह बनने के लिए। तो मेरे प्यारे साथी अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी क्या? क्या ये इस लेवल का क्वेश्चन था कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बच्चों वाला था। बस हमें ये देखना था कि यार हैड अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो सर ने बताया था कि अगर आपको हैज, हैव, हैड ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हुई दिख जाएं तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो किस में आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। अब आप जरा मुझे देखकर बताओ, क्या एग्जामिनर ने आपको यहां थर्ड फॉर्म लगा के दी थी? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, यहां तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है।
तो ये तो गलती हो गई, गैदर नहीं आएगा। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या यहां है? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां है? बिल्कुल भी नहीं है भैया जी। क्या यहां पर दे रखी है? यहां पे दे रखी होती तो नो इंप्रूवमेंट नहीं लगा देते, नहीं दे रखी है मतलब ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन में थर्ड फॉर्म दे रखी है, किस वाले में? ये रही, देखो डी ऑप्शन के अंदर। तो यहीं पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आपको बताने में इस क्वेश्चन में समय लगा है, बाकी जब ये क्वेश्चन पेपर में सामने होता तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड बहुत थे चीजों को टिक करने के लिए, क्वेश्चन को टिक करने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय बहुत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एमटीएस का क्वेश्चन है, करिए आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है आई डिडंट वांटेड हर टू गो आउट विद हर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फिर से वही चीज है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ दिया ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। देखो, सबसे बेसिक सा पॉइंट आपको मैंने याद कराया था कि भैया डू हो गया, डिड हो गया और आपका डज हो गया। ये तीनों कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हुई नजर आए तो इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे वो किस में लगाएंगे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में लगाएंगे, जिसे हम अपनी आसानी के लिए हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, क्या आप मुझे एक बार देखकर बताइए, ऊपर देखकर आप मुझे एक बार बताइए, क्या आपको ऐसा करके दिया गया है? ये डू, डिड या डज में से जो भी यहाँ पे वर्ब यूज की गई है, क्या इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के दी है? तो आप देखो, डिड आपको दिया है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगा रखी है? वांटेड, जो कि अपने आप में क्या होती है? या तो सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है ना ये, तो फिर गलत हो गया भाई, हमें तो ये नहीं चाहिए। यानी वांटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें आंसर के अंदर कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो नो रिक्वायर्ड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, एसईआईएस वाली फॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी फर्स्ट फॉर्म। किस ऑप्शन में दे रखी थी? केवल थर्ड वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी जो नजरें हैं वो बहुत ही तेजी से काम करनी चाहिए। जब आपकी नजरें बहुत तेजी से काम करेंगी ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और आपको इसमें इंप्रूव करना है ये वाला पार्ट, यानी इतना पार्ट आपको इंप्रूव करना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है साइंटिफिक डिस्कवरीज इज ऑफन रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। तो यानी कि ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी वैज्ञानिक खोजें आज के समय में हुई हैं वो परिणाम है हार्ड वर्क का, बहुत सारे लोगों का। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। देखो, सबसे पहले आप चेक करो, साइंटिफिक आपका एडजेक्टिव है, डिस्कवरीज आपका नाउन है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है। अब आप देखोगे तो ये प्लूरल है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। आपको इस दे रखी है, मतलब बात गलत हो गई, और बात गलत हो गई तो मेरे प्यारे साथी नो इंप्रूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज, हमें सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए, मतलब बी ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब देखो, एक चीज ध्यान से समझना, यहां पे रिजल्टेड कर दिया, मेरे प्यारे साथी बात समझना, रिजल्टेड अपने आप में यहां पे वर्ब करने की कोशिश की गई है, जो कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे आपको मैं बता दूं, रिजल्ट जो वर्ड होता है, ये रिजल्ट जो वर्ड होता है ये आपका नाउन होता है, ये वर्ब नहीं होता। तो जब वर्ब नहीं होता तो ईडी या आईएनजी फॉर्म तो इसकी बनेगी ही नहीं, हमें तो नाउन चाहिए। तो वो केवल केवल किस पार्ट में नजर आ रहा है, जरा देखकर बताओ किस पार्ट में नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी केवल एक ही पार्ट में नजर आ रहा है, ये देखो ये रहा नाउन। तो हमें यही तो चाहिए था, तो यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, क्योंकि हमें नाउन चाहिए ना, यहाँ पे यहाँ प्लूरल वर्ब चाहिए और यहाँ पे नाउन चाहिए। अब यहाँ आंसर यहाँ तो दे रखा था, लेकिन यहाँ गलती हो गई, गलती हो गई तो नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब यहाँ पे रिजल्टेड ईडी कर दिया, भाई नाउन की ईडी फॉर्म बना दी, कोई मतलब है क्या? बिल्कुल भी नहीं, यानी डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है और इसके बाद हम लोग एक, हाँ ये एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है भाई, बस ये क्वेश्चन और करेंगे, फिर 20 क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे इंप्रूवमेंट के, वो मैं आपकी एक क्लास में करा दूंगा, यानी कि कल वाली क्लास में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ भी है। इसी क्लास को भी अगर आपने ध्यान से अब तक देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर मेक मी फेल्ट डिजी। अब क्वेश्चन में आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन कह रहा है द स्मेल, सब्जेक्ट है, ऑफ आपका क्या दे रखा है, प्रेपो है, दिस फ्लावर मतलब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आपका अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट बना वो क्या बना, द स्मेल। तो द स्मेल, स्मेल मतलब एक तरीके से किसी चीज की सुगंध, खुशबू। तो ये तो वो चीज हो गई ना जो दिखाई देती है, बस केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, ना दिखाई देगी और ना ही हम इसको छू सकते हैं, यानी इट्स एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगी, और इसका मतलब ये है कि हमें इसके साथ हमेशा सिंगुलर की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। बट एग्जामिनर ने हमें कौन सी वर्ब लगा के दी है, तो आप कहेंगे भैया जी प्लूरल। तो मेक तो नहीं आएगा, मेक नहीं आएगा मतलब दिए गए पार्ट में तो गलती हो गई, गलती हो गई मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्या मेक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मेरे प्यारे साथी मेकिंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगा सकते, हमें वर्ब की नीड है, और वर्ब की जरूरत होती है तो आईएनजी वाली फॉर्म डायरेक्ट थोड़ी ना आ जाएगी, गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही पार्ट है जिसमें हमें सिंगुलर वर्ब नजर आ रही है, वो है मेक्स। ठीक है, ये हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए थी तो वो केवल एक ही वाले ऑप्शन में नजर आ रही है, बी वाले में, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन को ये मैंने उस तरीके से कराया है जिससे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। लेकिन क्या आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त लेवल का भी कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने आसानी से चीजें करना सीखा मेरे साथ। अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कराया, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बहुत हार्ड तरीके से भी कराता हूं। कैसे? देखो, ये क्वेश्चन एमटीएस का है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना कॉजेटिव वर्ब वाला फंडा लग रहा है। ये जो मेक वर्ब है ये यहां पे एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में आई है, और मैंने आपको बताया था जब मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में आती है तो उसके बाद जो आप मेन वर्ब यूज करेंगे वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए। बट आप मुझे बताओ देख के फेल्ट कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया या तो ये सेकंड फॉर्म हो सकती है या ये थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन हमें इन दोनों में से क्या चाहिए कोई सी, तो आप कहेंगे नहीं भैया जी हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मेक अगर पॉजिटिव वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब किस में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो आप मुझे देखकर बताओ किस वर्ब में नजर आ रही है, तो आप कहेंगे भैया यहां नजर आ रही है, यहां नजर आ रही है, यहां नहीं है, यहां पे देखो फेल्ट लगा रखा है इसलिए गलत हो गया, यहां फीलिंग कर दिया इसलिए गलत हो गया, यहां आई सब्जेक्ट कर दिया जो कि गलत है, और यहां पे मेकिंग कर रखा है ये भी गलत है। तो इस वजह से हम कर सकते थे, और बाकी क्योंकि उससे ज्यादा आसान पड़ता इसीलिए मैंने उससे पहले बताया आपको। मैं आपको चीजें आसान बनाने आया हूं, कठिन नहीं बनाने आया हूं। इसमें मैंने इसीलिए पॉजिटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि ये अप्लाई हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो फील वाला आंसर होगा, ये वाला ही राइट आंसर बनेगा। ये वाला इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो भी आप रखते हैं कि भाई किसे वो चीज हुई, किसे फील कराया, डिजी किसने फील कराया, मुझे फील कराया, तो वो मी बनेगा, आई आप नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेक वर्ब के लिए ना ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बढ़िया तरीके का पार्ट था ये, और मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। तो हम लगभग आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हमें करने थे वो हम कर चुके हैं, और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं 20 क्वेश्चंस लगभग बचे हुए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और वो जबरदस्त 20 क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही है। बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखिएगा, चीजों को बढ़िया तरीके से समझिएगा। वर्ब चैप्टर में इससे हटके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वर्ब चैप्टर में बनते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे बेस्ड बन जाएगा, कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड पूछ लेगा, या फिर आपसे रेगुलर इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस कराने वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता आपसे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।